नमस्कार। आप इन दिनों सुन रहे हैं मेरी 4 किताबों की श्रृंखला की पहली किताब स्वप्न चुभे शूल से का पाठ। इस किताब को 2019 के महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के बाबूराव विष्णु पराडकर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब तक आपने सुना कि छठी कक्षा में मैंने बीकानेर के गंगा संस्कृत विद्यालय में दाखिला ले लिया था। आधा साल गुजरा था कि मेरे पिताजी का तबादला सरदार शहर हो गया और मुझे उनके साथ सरदार शहर आना पड़ा। अब सुनिए 7वें एपिसोड में इससे आगे की कहानी। सरदार शहर में दूर रिश्ते की मेरी एक नानी कसाईयों के मोहल्ले में रहती थी। छोटा नानी, जैसा उनका नाम था उनका कद भी उसी तरह छोटा सा था। एक बात जो मुझे अजीब लगती थी वो ये कि उनका पेट किसी गर्भवती औरत की तरह था। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि छोटा नानी गर्भवती नहीं है, उनके पेट में गांठ है। बाद के दिनों में मैंने देखा कि दिन में कई बार बैठे बैठे उनके पेट में दर्द उठता था और वो मुंह पर पल्लू डालकर लेट जाती थी और कराहने लगती थी। आज का ज़माना होता तो शायद डॉक्टर 2 घंटे में ऑपरेशन करके उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा देते, लेकिन वो ज़माना था सन 1960-61 का। हमारा देश आज़ाद हुए महज 13-14 बरस हुए थे और हमारे अस्पताल इस तरह के ऑपरेशन करने के लायक नहीं हुए थे। छोटा नानी के घर का ऊपर का हिस्सा हमने किराए पर ले लिया। दिन किसी तरह गुजरा। शाम गहराने लगी तो मैं बिजली का स्विच ढूंढने लगा। वहां न तो कोई स्विच था और न ही कोई बल्ब। पता चला सरदार शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली नहीं थी और ये मोहल्ला उन्हीं इलाकों में से एक में था। चौराहे पर नजर दौड़ाई तो देखा एक आदमी अपने हाथ में एक पीपा और कंधे पर एक सीढ़ी रखकर आया और वहां लगे हुए लैंप पोस्ट पर चढ़कर उसने उसमें मिट्टी का तेल डाला और उसे जला दिया। मिट्टी के तेल का वो नन्हा सा दिया घनघोर अंधेरे से लड़ने की जी तोड़ कोशिश करने लगा, मगर क्या औकात थी उस छोटे से दिए की उस घुप्पा अंधेरे के सामने। अंधेरा उस दिए की हिमाकत को देखकर अट्टहास कर उठा। मेरा मन घबरा गया। नहीं, दरअसल ये कोई अट्टहास नहीं था, कसाईयों का मोहल्ला था। किसी घर में बंधे बकरे को शायद अगली सुबह आने वाली अपनी मौत की आहट सुनाई दे गई थी और वो जोर से चीख पड़ा था। बड़ी ही दर्दनाक थी वो चीख। वो अंधेरी रात किसी तरह गुजरी। दूसरे रोज सुबह मेरी आंख खुली फिर एक चीख के साथ। खिड़की में जाकर खड़ा हुआ तो देखा एक बकरे का गला रेता जा रहा था और वो चिल्लाए जा रहा था। मैंने सोचा अभी इसका गला पूरा काट दिया जाएगा और ये शांत हो जाएगा, मगर ये क्या, उसका आधा गला काट कर छोड़ दिया गया था तड़पने और चिल्लाने के लिए। मैं एकदम सन्न। मैंने पिताजी से पूछा कि इस बकरे का गला आधा काट कर क्यों छोड़ दिया उस आदमी ने, तो उन्होंने बताया कि इसे हलाल करना कहते हैं। पूरे दिन उस बकरे का आधा कटा हुआ वो गला, उसकी वो तड़पती देह और दिल को दहलाने वाली चीखें मेरे ज़हन और दिल पर छाई रहीं। उसी दिन पिताजी मुझे दाखिला करवाने के लिए हनुमान संस्कृत विद्यालय लेकर गए। प्रधानाध्यापक जी के कमरे में हम लोग पहुंचे तो मेरा दिल प्रार्थना कर रहा था, भगवान करे प्रधानाध्यापक जी कह दें कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते, और फिर तो पिताजी को मुझे बीकानेर वापस भेजना ही पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानाध्यापक जी ने मेरा और पिताजी का स्वागत किया और मेरा एडमिशन हो गया। पिताजी मुझे प्रधानाध्यापक जी के कमरे में छोड़कर घर लौट गए और मैं एक बार फिर अजनबियों के बीच खड़ा था। मुझे रोना आने लगा, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। मुझे प्रधानाध्यापक जी का चपरासी क्लास में लाकर छोड़ गया था।
उस समय क्लास में कोई अध्यापक नहीं था। मैं रुआंसा सा कमरे के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी क्लास का मॉनिटर मेरे पास आया और बोला, नया आया है? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। वो फिर बोला, मेरा नाम तेजकरण छाजेड़ है, मैं क्लास का मॉनिटर हूं, आ तेरे बैठने की व्यवस्था करता हूं। मैं क्या करता, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मेरे कानों में रह रहकर पिछली रात सुनी बकरे की चीख गूंज रही थी। मुझे लग रहा था अभी मेरे गले से भी वैसी ही चीख निकल पड़ेगी और कुछ लोग मुझे दबोच लेंगे, जैसे कि मैं अपनी कल्पना में उस बकरे को दबोचे जाते हुए देख रहा था। मुझे लग रहा था अब तक उस बकरे को दबोचकर काट डाला गया होगा और शायद उसकी खाल उतारी जा रही होगी। अभी मेरी भी खाल उसी तरह उधेड़ी जाएगी। मेरा मन कर रहा था इस डरावने माहौल से बस किसी तरह भागकर बीकानेर पहुंच जाऊं। नहीं पढ़ना है मुझे। तेजकरण ने कुछ बच्चों को इधर उधर किया और एक लड़के के पास मेरी बैठने की व्यवस्था कर दी और बोला, देख, ये कल्याण सिंह है, बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए तेरी व्यवस्था इसके साथ की है मैंने। आज सोचता हूं नियति ने क्यों मेरे साथ ये खेल खेला। बीकानेर में ही पढ़ता रहता तो उस भगवान का क्या बिगड़ जाता। क्यों मुझे बीकानेर से लाकर इस लड़के कल्याण सिंह के बगल में बिठा दिया। मैं नजरें नीचे किए चुपचाप बेंच पर कल्याण सिंह के साथ बैठ गया तो कल्याण सिंह बोला, क्या बात है मायला, बहुत उदास है। जवाब में मेरी आंखों से टप टप 2 आंसू टपक गए। कल्याण सिंह बोला, अरे रोने क्यों लगा, तू चिंता मत कर, यहाँ सारे मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, कभी नहीं मारते, और हाँ अब तो हम लोग भाईले बन गए हैं। अरे तेजकरण देख तो, इस छोरे को रोने लगा है। तेजकरण भी वहां आ गया और मुझे दिलासा देने लगा। रोते रोते आखिर आंसू भी तो साथ छोड़ देते हैं ना। खैर 4-6 दिन में मेरा मन लगने लगा था। तेजकरण और कल्याण सिंह दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कल्याण सिंह का गांव सरदार शहर से 60-70 किलोमीटर दूर था और उसके पिताजी बैंक में चौकीदार थे। हर शनिवार को शाम को कल्याण सिंह के पिताजी उसे गांव जाने वाली बस में बिठा देते थे और सोमवार को वो वापस सरदार शहर आ जाया करता था। बाकी दिन वो बैंक में अपने पिताजी के साथ ही रहता था। कभी कभी मैं, कल्याण सिंह और तेजकरण साथ बैठकर पढ़ा करते थे। कल्याण सिंह का घर तो वहां था नहीं, इसलिए कभी हम तीनों मेरे घर रह जाते और कभी तेजकरण के घर। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। हम तीनों ही क्लास में पढ़ने में सबसे आगे थे। हम तीनों अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते थे, मगर हमारी दोस्ती पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। कल्याण सिंह और तेजकरण मेरे पक्के दोस्त बन गए थे और मेरी हर समस्या का समाधान भी। मैं अब थोड़ा नॉर्मल हो गया था। इसी बीच 6ठी कक्षा के इम्तिहान आ गए। रिजल्ट आया तो कल्याण सिंह क्लास में पहले नंबर पर आया, मैं दूसरे नंबर पर और तेजकरण तीसरे नंबर पर। हम तीनों बहुत खुश थे। लग रहा था हम तीनों ही क्लास में अव्वल आए हैं। इम्तिहान के बाद छुट्टियां हो गई। अब मुझे बीकानेर जाने से रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पिताजी ने वादा किया था कि छुट्टियों में वो मुझे बीकानेर भेज देंगे। रतन, निर्मला, मग्गा भी तो आने वाले थे बीकानेर। मेरा मन एक ओर उनसे मिलने को बेताब था, वहीं कल्याण सिंह और तेजकरण को छोड़ने का बहुत अफसोस हो रहा था। मगर कल्याण सिंह का घर तो वहां था नहीं, उसे तो हर हाल में अपने गांव जाना ही था। इसलिए बड़ी अजीब सी दुविधाओं में घिरा मैं छुट्टियों में बीकानेर आ गया। अगर मुझे पता होता कि मेरे वापस आते ही कल्याण सिंह के साथ ये सब कुछ होने वाला है, तो मैं किसी भी हालत में न उसे गांव जाने देता और न खुद बीकानेर आता। छुट्टियां खत्म हुई और 29 जून को मैं वापस सरदार शहर आ गया, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले थे। 1 जुलाई को बहुत खुश स्कूल गया। हम तीनों दोस्त गले लगकर मिले और मैंने पहली बार देखा
कि मेरी आंखों में आया आंसुओं ने कल्याण की आंखें भी भर दी। हमने एक दूसरे से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए हम पूरे जीवन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हम जीवन की बात कर रहे थे, मगर हम जानते कहां थे कि जीवन क्या होता है। कल्याण की बात तो खैर छोड़िए, मगर कहाँ है वो हमेशा कत्था अपने मुंह में डाले रहने वाला तेजकरण। हाँ, तेजकरण के पिताजी का असम में कत्थे का व्यापार था और उसकी आदत पड़ गई थी अपने घर में मौजूद रहने वाले कत्थे में से एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेने की और उसे चूसते रहने की। अगर आज कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठा तेजकरण मेरी इस बात को सुन रहा हो तो मैं उससे आग्रह करूंगा, दोस्त, मैं आज भी तुम्हें बहुत याद करता हूं। तुम जहां कहीं भी हो मुझसे संपर्क करो, यकीन मानो मुझे दूसरा जीवन मिल जाएगा। जुलाई का महीना था, बादल घिरने लगे थे। जैसा कि मैंने बताया, घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। रात में आसमान में छाए काले काले बादलों के बीच चमकती बिजली बहुत डरावनी लगती थी। पता नहीं क्यों ऐसे डरावने मौसम में मेरे मोहल्ले के घरों में बंधे हुए बकरे कुछ ज्यादा ही डर जाते थे और कुछ इस तरह चीखने लग जाते थे कि मेरा दिल रह रहकर धक धक कर उठता था। इसी बीच वो शनिवार आ गया। हर शनिवार कल्याण सिंह अपने गांव जाता था, मगर उस दिन सुबह से ही रह रहकर बारिश हो रही थी और कल्याण सिंह के पिताजी को उस दिन अपने मैनेजर साहब के साथ बीकानेर जाना था। इसलिए उन्होंने कल्याण सिंह को कहा कि ऐसे मौसम में वो गांव न जाए, क्योंकि गांव दूर था और उस जमाने में न तो बसें आज जितनी अच्छी हुआ करती थी और न ही सड़कें। उन्होंने कल्याण सिंह को कहा कि वो आज गांव न जाकर बैंक में ही चपरासी आसूराम के पास सो जाए। स्कूल में उसने मुझे बताया कि वो गांव नहीं जा रहा है, बैंक में ही रहेगा। स्कूल खत्म होने तक मौसम और भी खराब हो गया था। 5 बजे ही इतना अंधेरा हो गया था मानो रात हो गई हो। बादल इस तरह गरज रहे थे मानो अभी पूरी धरती को निगल जाएंगे। मेरा घर स्कूल से बैंक जाते हुए रास्ते में पड़ता था। स्कूल से निकलकर मैं और कल्याण मेरे घर तक पहुंचे तब तक वो भयंकर गरजते हुए बादल बरसने लगे थे। मैंने कल्याण को जबरदस्ती अपने घर में खींच लिया। हम लोग भीग चुके थे। मैंने उसे तौलिया दिया और कहा, कल्याण यार, बहुत तेज बारिश होने लगी है, बादल गरज रहे हैं, कल छुट्टी है, तेरे पिताजी भी आ नहीं है, तू बैंक जाकर क्या करेगा? तू मेरे यहाँ क्यों नहीं रुक जाता? वो बोला, नहीं यार, पिताजी कहकर गए हैं कि मैं बैंक में आंसू चाचा जी के पास ही रहूं। अब अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। इससे अच्छा तो यह है कि तू अपने पिताजी से पूछ ले, हम दोनों बैंक चलते हैं और तू वहां मेरे साथ ही रह जाना। मैं जिद करने लगा कि वो मेरे घर रह जाए, मगर वो बोला, देख यार, मेरे पिताजी तो बीकानेर जा चुके हैं और मुझे कहकर गए हैं कि मैं बैंक में रहूं। अब अगर मैं यहाँ रहूंगा तो उनकी आज्ञा के बिना रहना पड़ेगा, लेकिन तेरे पिताजी तो यही हैं, तो उनकी इजाजत तो ले ही सकता है। चल ना, पिताजी से पूछ ले और मेरे साथ बैंक चल, हम खूब बातें करेंगे, प्लीज। हम दोनों अपने अपनी जिद पर अड़े रहे। वो कहता रहा, बैंक चल, हम दोनों वहां रहेंगे, और मैं कहता रहा, तू मेरे घर ही रह जा। बारिश कम हो गई थी, मगर हमारे बीच कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। जब कोई समझौता नहीं हुआ तो यही तय हुआ कि वो बैंक जाकर अपने आंसू चाचा जी के पास सोएगा और मैं अपने घर। वो निकल पड़ा। मैं पता नहीं क्यों बेचैन होकर तब भी उसकी मिन्नतें कर रहा था, यहीं रह जाना यार, सुन तो कल्याण, मेरी बात मान। मगर वो नहीं माना। आगे बढ़ता गया। अब भी अक्सर बारिश के मौसम में जब काले काले बादल गरजते हैं तो लगता है मैं वहीं सरदार शहर के कसाईयों के मोहल्ले के उस घर के बाहर खड़ा कल्याण सिंह की मिन्नतें कर रहा हूं। यहीं रुक जाना यार, मत जाना कल्याण, कहना मान लेना मेरा। मगर होनी उसे बहुत शिद्दत से बुला रही थी। वो नहीं रुका।
वो कल्याण सिंह, वो मेरा सबसे गहरा दोस्त, मेरी मिन्नतों को ठुकरा कर इस बात पर नाराज होकर चला गया कि मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं उसके साथ नहीं गया। मैं निराश होकर घर के अंदर लौट आया। बादल अब भी कहानियों के राक्षसों की तरह गरज रहे थे। आखिरकार मैं कल्याण सिंह के बारे में सोचते सोचते सो गया। अगले दिन का सूरज मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे भयंकर सुबह लेकर आया। आधी नींद में था कि पिताजी को मां से फुसफुसा कर कहते हुए सुना, महेंद्र को मत बताना, घबरा जाएगा। मैं चौंक कर उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ? पिताजी चुप। मुझे लगा जरूर कुछ अनहोनी हुई है। मैं चिल्लाया, बताइए नहीं कि क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने जो कुछ बताया और जो तस्वीरें मैंने अगले दिन अखबारों में देखी, उसने मुझे एक बार को पूरी तरह खत्म कर दिया। उस रात कल्याण सिंह बैंक जाकर चपरासी आसूराम के पास सो गया था और खराब मौसम का फायदा उठाकर कुछ डाकू बैंक में घुस आए थे। आसूराम बेचारा चपरासी था, कोई हथियार भी नहीं था उसके पास। डाकू अपना काम आसानी से कर सकें इसलिए उन्होंने आसूराम को तलवार से काट डाला। तभी कल्याण सिंह की आंख खुल गई। वो रोने लगा तो उन बेरहम डाकुओं ने उसका भी गला तलवार से रेत डाला। दूसरे दिन अखबार में जो फोटो छपा था उसे मैं अंतिम सांस तक नहीं भूल सकता। एक खाट पर आसूराम का शव पड़ा था और उसके ऊपर कल्याण सिंह का शव था, जिसका गला आधा रेता हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे मेरे मोहल्ले के कसाई बकरे का आधा गला रेत कर उसे चिल्लाने और मरने के लिए छोड़ दिया करते थे हलाल के नाम पर। मेरे कानों में कल्याण सिंह की वो चीखें गूंज रही थी और मेरी आंखों के आगे उसका वो आधा कटा हुआ गला स्थायी रूप से अंकित हो गया। मुझे लगा उसका खून डाकुओं ने नहीं, मैंने किया है। अगर मैं उसे जबरदस्ती रोक लेता तो आज वो भी इस दुनिया में होता। क्या बिगड़ जाता अगर मैं उसके पैर पकड़ लेता या 2 थप्पड़ मारकर ही रोक लेता, कम से कम उसकी जान तो बच जाती। आज भी जब कभी काले काले बादल आसमान में घुमड़ते हैं, बिजली कड़कड़ाती है, लोग मौसम अच्छा हो गया कहकर पिकनिक पर निकल पड़ते हैं, तो उसका वो मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने रह रह कर आ जाता है। लेकिन तुरंत ही उसका वो आधा कटा हुआ गला, उससे उबलकर फैला हुआ खून इन सबको धुंधला कर देता है और मेरे कानों में उसकी चीखें गूंजने लगती है और मैं फिर पछतावे से भर उठता हूं। काश मैं उस रात उसे अपने घर रोक लेता। तो ये था मेरी किताब स्वप्न चुभे शूल से का 7वां एपिसोड। अब तक प्रकाशित श्रृंखला की 3 पुस्तकें बोधि प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित की हैं, जिनका कुल मूल्य 1150 रुपये है। ये 3 पुस्तकें हैं स्वप्न चुभे शूल से, क्यों उलझे तुम मन और सिमटती धूप